हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है ना। हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस का इंटरचेंज सीख रहे थे और कल मैंने आपको लगभग 4 रूल्स जो दिया था वहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें कर ली थी। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हम लोग का जो रूल है वो रूल नंबर 5 शायद आया है, जो भी हो, है ना। वो लिखा हुआ मैं पहले इसे पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स एंड बोथ पार्ट्स आर joined y and during transforming into assertive sentence, the assertive, not the assertive sentence is written in the form of it plus h plus adjective. Adjective means either strange or astonishing or shocking or mean, one of them, one from out of 4 plus that clause, and should is used after the suitable subject in that clause। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो भाग और दोनों पार्ट जो है वो जुड़े हुए हैं किससे? एंड कंजक्शन से, तो इनको इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में इंटरचेंज करने के टाइम, है ना, उसका जो उस असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। उसमें सबसे पहले हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। उसके बाद इज होगा और कोई दूसरा नहीं होना है। एडजेक्टिव एक देना पड़ेगा, है ना। इन चारों में से उसी एडजेक्टिव्स को यहाँ पर लिखा गया है, वो कौन हो सकते हैं? स्ट्रेंज हो सकता है, एस्टोनिशिंग हो सकता है, मतलब ये विचित्र हो गया। ये भी एस्टोनिशिंग मतलब बड़ा आश्चर्यजनक है। शॉकिंग का मतलब बड़ा मतलब धक्का पहुंचाने वाला है ना, बहुत हृदयाघात करने वाला है, दिल को चोट पहुंचाने वाला है। तो बड़ा तुच्छ है, मीन का मतलब बड़ा तुच्छ। तो इनमें से कोई एक जो सब्स्टिट्यूट करे। उसके बाद दैट का इस्तेमाल करना है ना, ये क्लाउज, दैट क्लाउज मीन्स दैट के साथ भी कुछ आएगा। उसके बाद शुड का इस्तेमाल होगा, कहाँ? दैट क्लाउज के बाद, है ना। दैट क्लाउज के बाद एक सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट के बाद शुड का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट जो शुड करेगा। ठीक है, ये है हम लोगों का स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू एग्जांपल्स के हिसाब से देखें तो चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ जो पहला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ए सेंट एंड अफ्रेड। ठीक है, ए सेंट एक क्लाउज ये हो गया, सेंटेंस का एक पार्ट ये हो गया, और सेकंड पार्ट हो गया अफ्रेड ऑफ गॉड, घोस्ट। एक साधु, एक ऋषि, है ना, और भूतों का भय। कहने का मतलब अगर इसको जोड़े तो ये बनेगा कि एक साधु और भूतों से डर। मतलब एक साधु को भूतों से कैसा डर? भूत एक साधु का क्या बिगाड़ेंगे? कुछ ऐसा है ना। मतलब ये कि एक साधु को एक भूत से डरना नहीं चाहिए, और अगर वो डरता है तो ये बड़ी विचित्र बात होगी, है ना। ये बड़ा स्ट्रेंज होगा, एस्टोनिशिंग होगा, स्ट्रेंज ही होगा, एस्टोनिशिंग भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा बेहतर स्ट्रेंज है। तो एक साधु के लिए भूतों से डरना बड़ा विचित्र बात है ना। वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अगर उस तरीके से वो बिहेव नहीं करते तो हम लोग बोलते हैं तो बड़ा अजीब बात है ना। एक शिक्षक और जो पढ़ाना नहीं चाहते तो भी बड़ी विचित्र बात है। एक मजदूर जो काम करना नहीं चाहता तो बड़ी विचित्र बात है। एक कुक, एक रसोइया जो खाना बनाना नहीं जानता या नहीं चाहता तो बड़ी विचित्र बात है। मतलब नाम दर्शन नाम बड़ा और दर्शन छोटा वाली बात है ना। जिस काम के लिए आप हो, अगर वही काम आप नहीं करते हो
तो फिर ये तो अजीब बात है, वही चीज है यहाँ पर। तो ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, एक साधु, एक महात्मा, एक ऋषि जो ईश्वर के निकट होते हैं, है ना, जो ईश्वर तुल्य होते हैं, उनको भूतों से भय, बड़ी विचित्र बात है, नहीं होनी चाहिए, वही लिखा गया है ना। स्ट्रक्चर देखिए लिखा हुआ था इट इज, यहाँ पर है इट इज, और एडजेक्टिव में एक चुना गया यहाँ से स्ट्रैंड जो सबसे सूट करता है। उसके बाद दैट क्लाउड दिया गया है, दैट क्लाउड के बाद एक सब्जेक्ट सुटेबल दोस्ती में से लिया गया है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो एक साधु के बारे में, एक संत के बारे में, एक ऋषि के बारे में, तो इट इज स्ट्रैंड दैट इज सेम। और उसके बाद यूज करना है किस चीज का, सब्जेक्ट के बाद यूज करना है शुड का, तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद बी, चाहिए के संदर्भ में, है ना, शुड बी, और फिर बेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अफ्रेड ऑफ घोस्ट। मतलब यह बड़ी विचित्र है ना, कि एक साधु को भूतों से भय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा है, एक साधु को अगर भूतों से भय होता है, तो ये बड़ी विचित्र बात है। कुछ इस सेंस में तो बहुत मुश्किल नहीं है, सिस्टम से है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप का है, चीज़ों को जोड़ देना है, बड़ा आसान है ना। सेकेंड है जहाँ पर सच ए टीचर, है ना, सच ए टीचर एंड द बिल्डर ऑफ आवर नेशन, ऐसे शिक्षक और हमारे देश के निर्माता। जरूर शिक्षक में कुछ गड़बड़ी है, शिक्षक ने जरूर कुछ ऐसे काम किए हैं या कर रहा है ना, जिससे उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। एक शिक्षक से ऐसी उम्मीद नहीं होती है ना, अगर कुछ गलत काम करते हैं तो, और तब ऐसी बात कही जाती है कि ऐसे शिक्षक, है ना, जो खुद ठीक नहीं हो, वो इस देश का क्या निर्माण करेंगे, इस देश के भविष्य को क्या संभालेंगे, इस देश के भविष्य को कैसे बनाएंगे, इस देश का कैसे निर्माण करेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इट इज स्ट्रैंड, ये बड़ी विचित्र बात है ना, क्या दैट सच इज टीचर, है ना, शुड बी द बिल्डर ऑफ नेशन। ये बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे शिक्षक हमारे देश के निर्माता होने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। यह बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे शिक्षक हमारे देश के निर्माता है ना, करता धरता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन इलेक्ट्रीशियन एंड एफ्रेड ऑफ स्पार्क। एक इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है विद्युत, बिजली का काम करने वाले, उसका जानकारी रखने वाले लोगों को इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है ना। तो एक इलेक्ट्रीशियन को, है ना, स्पार्क लगेगा जब दो अपोजिट पावर के दो वायर, है ना, जब भी आपस में गलती से एक दूसरे से टच करते हैं तो उनसे स्पार्क पैदा होता है, उससे उनसे आग लग जाती है, दुर्घटनाएं होती है, और हम लोग बड़े डर जाते हैं अगर घर में कभी ऐसा गलती से हो जाता है तो, है ना, आग से। लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन को, है ना, ऐसे विद्युत स्पार्क से, इलेक्ट्रिसिटी का जो स्पार्क पैदा होता है इलेक्ट्रिसिटी के वायर से, उससे उनको भय नहीं होता, क्योंकि वो हर दिन इस तरह के काम करते रहते हैं और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उनके साथ होती रहती है, इसलिए उनको ऐसा इस तरह की चीज़ों से भय नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रीशियन को, है ना, अगर किसी इलेक्ट्रीशियन को अगर स्पार्क से, है ना, इन इलेक्ट्रिसिटी का जो स्पार्क होता है अगर उससे भय लगता है तो ये तो गलत बात है। फिर क्या आप किस बात के इलेक्ट्रीशियन हो, है ना, जब आपको विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क से ही भय लगता है। वही बात है, नाम दर्शन, नाम बड़े काम छोटा, दर्शन छोटे, वही बात है। इट इज स्ट्रेंज, है ना, ये बड़ी स्ट्रेंज विचित्र बात है। शॉकिंग नहीं कर सकते, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बहुत ज़्यादा शॉक वाली बात नहीं है कि हो सकता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी के जानकारी रखने वाले व्यक्ति को स्पार्क से भी डर लगता है, तो मे भी हो सकता है।
है ना, तो इट इज स्ट्रेंज शॉकिंग दैट एन इलेक्ट्रिशियन शुड बी अफ्रेड ऑफ स्पार्क। उसी तरीके से एक फायरमैन जो होता है, अग्निशमन वाले जो लोग होते हैं, जहाँ कहीं भी आग वगैरह लगती है उसको जो बुझाने जो लोग आते हैं जिस विभाग से, वो बड़े साहसी होते हैं और वो आग से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको आग से ही खेलना होता है, आग में ही जाकर चीज़ों को आग को बुझानी होती है, लोगों को बचाना होता है, जान माल की रक्षा करनी होती है। सो वो बहुत सुरक्षित माने उससे लड़ते हैं और डरते नहीं हैं आग से, है ना। डरने का मतलब ये नहीं है कि उनके शरीर माने आग से छूते हैं, उनका शरीर ऐसा होता है कि वो आग से कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ उस तरीके की ट्रेनिंग वो लेते हैं, है ना, कि वो उससे खुद को भी बचाते हैं और लोगों की भी रक्षा करते हैं। मतलब वो डरते नहीं हैं उससे, है ना, उसका सामना करते हैं डर कर और बहुत बुद्धिमानी से, इस चीज़ की उन्हें ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर एक ऐसा आदमी जो फायरमैन बनने का सपना देखता है ना, और अगर उसे आग से डर लगती है, आग से डर लगता है, तो बिल्कुल गलत है, उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो उसके बस की बात नहीं। और अगर किसी तरीके से किसी ने फायरमैन की जॉब कर ली, नौकरी कर ली और उसको आग से डर लगता है, तो ये भी बड़ी विचित्र बात होगी, बड़ा शॉकिंग होगा। वही लिखा हुआ है ना, कि फायरमैन एंड एफ्रेड ऑफ स्पार्क, एक फायरमैन और आग से डर, स्ट्रेंज और एस्टोनिशिंग, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, दैट ए फायरमैन शुड बी एफ्रेड ऑफ स्पार्क्स, है ना। ठीक उसी तरीके से लास्ट एग्जांपल हम होगा, सच ए मैन एंड माय हस्बैंड। कभी कभी किसी महिला को अपने पति के जब बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलता है, ऐसी चीज़ें वो देख लेती है जिसका उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो बहुत गलत है, तो उस परिस्थिति में वो महिला अपने पति के बारे में ऐसे बात बोल देती है कि ऐसा आदमी और मेरा पति, या फिर किसी की शादी होनी है और उसके बारे में अगर कुछ इस तरीके की बातें उसको पता चल जाता है, तो वो फिर ऐसा बोलती है या कहती है कि ऐसा पति, ऐसा आदमी और मेरा पति बिल्कुल नहीं। या किसी कोई उसके बारे में बोलता है, उसके पति के बारे में, कि आपके पति ने ऐसा किया, तो भी अगर वो जानती है अपने पति को कि ऐसा वो नहीं कर सकता, तो भी उसको भी वो वही बोलती है कि ऐसा आदमी और मेरा पति, तो वही चीज़ है, मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये एस्टोनिशिंग है ना, ये एस्टोनिशिंग है किसी महिला के पति का, ये शॉकिंग है, सॉरी, है ना। अगर कोई महिला अपने पति के बारे में कोई ऐसी बात सुन लेती है जो किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लज्जा की बात है ना। उसके लिए बहुत मतलब कहिए कि गलत चीज़ है, मतलब डूब मारने वाली भी बात कभी कभी लोग करने लगते हैं, ऐसा कोई काम, तो ये उसके लिए शॉकिंग हो सकता है ना, बहुत हृदय को चोट पहुंचाने वाला हो सकता है, किसी महिला के पति के द्वारा किए गए कोई बहुत गलत कार्य। तो उस स्थिति में ये लिखा गया है, बिल्कुल सही है, कि इट इज शॉकिंग दैट सच मैन शुड बी माय हस्बैंड। ये बहुत माने हृदय को आघात पहुंचाने वाली बात है कि ऐसा आदमी मेरा पति होना चाहिए। तो इस तरीके से काम होगा रूल नंबर 5। अब चूंकि जगह इतना ही था, उसको हम साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे रूल नंबर नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। वेलकम बैक। हम लोग का रूल नंबर जो 6 है वो लिखा हुआ है, मैं पहले पढ़ दूँ इसको। इफ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ हाउ, देन एडजेक्टिव, देन ऑफ, है ना, एज, ऑफ, उसके बाद द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव सेंटेंस लाइक दिस, इस प्रकार से, एज द फॉलोइंग वेज। In other words, the assertive sentence is changed into the structure of subject plus verb plus adjective plus enough plus infinitive, जिसे हम लोग to plus V1, to के साथ verb, first form of verb, then object plus full stop। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस how, है ना, से शुरू हो और how के बाद कोई एडजेक्टिव हो और ऑफ हो, तो इस तरह के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में
इस प्रकार से चेंज किया जाता है, इस वर्ड ऑर्डर में, इस स्ट्रक्चर के अनुसार उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो देते हैं, उसके हिसाब से जो वर्ब होता है, फिर किसी एडजेक्टिव का, है ना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो उस सेंटेंस में ऑलरेडी आया होता है, किसी का नहीं जो आया हुआ है सेंटेंस में। उसके बाद एक वर्ड हम लोग एनफ का इस्तेमाल करते हैं खुद से। उसके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ब होता है वो टू के साथ अपने फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट देते हैं जो उसी सेंटेंस का पार्ट होता है, और उसके बाद फुल स्टॉप। मतलब एक नई चीज इसमें सिर्फ एनफ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी लगभग सारी चीजें उसी सेंटेंस से ली गई होती है। ठीक है ना? तो जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ से शुरू हो, तो हम लोग देखेंगे कि सारे सेंटेंस है हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ, हाउ एडजेक्टिव ऑफ, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ, और हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ। तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है, जरा सा भी इधर उधर कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट क्रिएट हो सके, है ना। उसके बाद देखिए हाउ स्टूपिड ऑफ के बाद वो चला आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पर तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना, प्रोनाउन के रूप में है, लेकिन यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा जब हम लोग उस सेंटेंस को असर्टिवली इंटरचेंज करेंगे। हर सी में यू तो यू में रह जाएगा, हर अगेन सी में हिम को ही में करना होगा, है ना, और मी को आई में। तो सब्जेक्ट भी क्लियर है आगे सेंटेंस के लिए। देन, है ना, देखिए यहाँ पर भी देखिए टू डू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है, टू चीट, टू सॉरी क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में भी टू है, यहाँ भी क्वेश्चन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टू चीट है, यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टू मैरी है ना, यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टू सेव है, और यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टू मैरी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। और फिर लास्ट में ये जो मी है, या लास्ट में जो चीज़ें लिखी हुई है ना, योर असिस्टेंट, वो उसी तरह रह जाना है, मी उसी तरीके से रह जाना है। ठीक है, सेव he was kind enough to save me, है ना, यहाँ पर मी छूट गया, सेव मी। ठीक है, और लास्ट में है हाउ हेल्पफुल समी टू मैनी हर, तो हर मतलब जो चीज़ें बची हुई उसको, तो बचा सिर्फ एक वर्ड। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन था हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क। अब इसको बनाने का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला, उसमें सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ से लेंगे, ये है सब्जेक्ट, है ना, इसके बारे में बोला जा रहा है हाउ स्टूपिड ऑफ हर, तो हर को हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस में चेंज किया सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जितने भी वर्ड हैं असर्टिव सेंटेंस के, वो सारे पास्ट में है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके का जो हाउ एडजेक्टिव प्लस ऑफ करके है, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होना है वो या तो वाज होगा या वेयर होगा। और वेयर का इस्तेमाल कहाँ होता है, वाज का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पता रहता है ना। तो सी यहाँ से हो गया, उसके बाद वाज, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग लिखा हुआ था, वर्ब की जगह पर यहाँ पर हम लोग एक अलग और यहाँ पर फॉर्म लिख सकते हैं, वाज आइदर वेयर, है ना, तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो सब्जेक्ट सी वाज, उसके बाद स्टूपिड यहीं से था, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद हम लोगों को देना था एनफ, तो सी वाज स्टूपिड एनफ, है ना, उसके बाद इन्फिनिटिव टू डू, और लास्ट में दैट वर्क, है ना। इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मूल थी, मतलब बहुत मूल थी जो उसने ऐसा काम किया। हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क, वो कितनी मूल थी जो ऐसा काम की, मतलब वह बहुत मूल थी क्योंकि उसने ऐसा काम किया। हाउ शुड ऑफ यू, हाउ सेल्फिश ऑफ यू टू चीट योर असिस्टेंट, तुम कितने स्वार्थी हो जो तुमने अपने मददगार, अपने सहायक को ही चीट किया, उसे धोखा दिया, है ना। तो मतलब यू वेयर सेल्फिश एनफ, वही फॉर्मेट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एनफ, टू वी1 टू चीट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट योर असिस्टेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। वो सिंपल है ना। हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी, है ना, वो कितनी मूर्ख थी जो मुझसे शादी की, सी वाज फुलिश, वही है ना, टू मैरी मी।
हाउ काइंड ऑफ हिम टू सेव मी, है ना, वो कितना दयालु था जिसने मुझे बचाया, मेरी अच्छा की, मतलब ही वाज काइंड इनफ टू सेव मी। कभी कभी इस तरह के सेंटेंस असर्टिव में लिखे होते हैं, है ना, ही वाज काइंड इनफ टू सेव मी, बहुत दयालु थी, वो बहुत दयालु थी जो उसने मेरी मदद की। शी वाज फुलिश इनफ टू मैरी मी, वो बहुत मूर्ख थी जो उसने मुझसे शादी की। यू वेयर सेल्फिश इनफ टू चीट यू, तुम बहुत स्वार्थी थे, है ना, जो तुमने अपने सहायक का को चीट किया, धोखा दिया, है ना, वह बहुत मूर्ख थी जो उसने ऐसा काम किया। इस तरीके से हाउ फुलिश ऑफ मी टू मैरी हर, है ना, मैं कितना मूर्ख था जो उससे शादी की, और उसमें था कि वो कितनी मूर्ख थी जो मुझसे शादी की, ठीक है ना। तो आई वॉज फुलिश इनफ टू मैरी हर, मैं बहुत मूर्ख था जो मैंने उससे शादी की। तो मुश्किल नहीं है चीज़ें, बहुत सिंपल है और सिस्टमेटिक ढंग से है, कोई एकदम से अचानक आया हुआ कोई शब्द नहीं है कि यहाँ पर कैसे करें वहाँ पर कैसे करें, तो आसानी से हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। मैं जरा सा समय देख लूँ, अभी है हम लोग के पास समय, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का देखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट जो रूल है वो रूल नंबर 7, मैं पहले पढ़ दूँ इसको। इफ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ एलर्स, द एक्सक्लामेटरी sentence is transformed into assertive sentence using it is extremely sad or it is sad to think, है ना, it is sad to think, मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एलास से शुरू होता है, ठीक है ना, किसी रूप में रहे एलास का, तो उस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जब ऑफर में असर्टिव में इंटरचेंज करते हैं, तो उस असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हम लोग करते हैं इट इज एक्सट्रीमली सैड से या इट इज सैड टू थिंक से, है ना, जो सूट करे, जो उचित लगे, जो उसके लिए सुटेबल हो, है ना, अप्रोप्रिएट हो, वही काम करना है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो एलास से शुरू होते हैं, तो वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में इंटरचेंज करने के लिए हम लोग, है ना, दो तरह के क्लाउड से शुरू करते हैं, इट इज एक्सट्रीमली सैड या इट इज सैड टू थिंक, है ना, मतलब यह बड़ी दुख की बात है या ये सोचना बहुत दुखद है, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल है हम लोग का एलर्स एज डिड, है ना, वो वह बर्बाद हो गया, इज डिड मतलब वह बर्बाद हो गया, तो इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही इज रिच। यहाँ पर हम लोग एक दैट कंजक्शन का भी यूज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, है ना, सभी में इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसके बाद, है ना, ये जो इससे जो शुरुआत करनी है असर्टिव सेंटेंस की, इट इज एक्सट्रीमली सैड और इट इज सैड टू थिंक, इसके साथ एक हम लोगों को दैट कंजक्शन का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, तो याद रखिए। तो इट इज एक्सट्रीमली सैड, यह बड़ी दुख की बात है कि वह बर्बाद हो गया, इज रिंग, हाँ, ही इज रिंग, ठीक है। आगे है सेकेंड एग्जाम्पल, Alas that my best friend is no more. आहा, मेरा सबसे अच्छा मित्र नहीं रहा, मतलब गुजर गया, मर गया, है ना, तो इसको भी वही करेंगे, हालांकि ऑलरेडी यहाँ पर तो दैट है इन क्वेश्चंस में, अगर नहीं भी है तो दैट कंजक्शन का यूज करना है। इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट माय बेस्ट फ्रेंड इज नो मोर, कुछ नहीं करना है, बस वो पार्ट लिखना है, दैट कंजक्शन का यूज करना है, और फिर जो बेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको सिंपली उतार देना है, माय बेस्ट फ्रेंड इज नो मोर, और कोई नई बात नहीं। अलास दैट ही डाइड सो यंग, है ना, ओह वह कितनी जल्दी, इतना कम उम्र में मर गया था, मतलब इट इज एक्सट्रीमली सैड, बड़ी दुख की बात है, दैट ही डाइड सो यंग, कुछ नहीं करना है, इट इज एक्सट्रीमली सैड या इट इज
सैड टू थिंक, उसके बाद दैट कंजक्शन, देन लेस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। अलास दैट यूथ शुड पास अवे, वो है ना, जवानों को इतना जल्दी नहीं मरना चाहिए, है ना, इतनी जल्दी। इट इज सैड टू थिंक, यह सोचना भी बड़ी दुखद है, दैट यूथ शुड पास अवे, कि जवानों को मरना चाहिए, है ना। जवान ना मारे, बूढ़े होने पर ही मरे, अगर जवान मरते हैं तो ये तो सोचना बड़ी दुख की बात। तो ये था हमारा रूल नंबर 7, है ना। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग लगभग चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, है ना। तो लास्ट रूल है हम लोग का, वो है इफ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लामेटरी साउंड, और उसके बाद प्लस सेंटेंस, द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव सेंटेंस लाइक दिस एंड फॉलोइंग। कहने का मतलब ये कि अगर कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसी एक्सक्लामेशन वर्ड से शुरू होता है, एक्सक्लामेटरी साउंड से शुरू होता है, जैसे मान लो कि वो ब्रेवो हो, है ना, या फिर हुर्रा हो, या फिर फाइव फाइव हो, तो इस तरीके से अगर ये एक्सक्लामेटरी साउंड से शुरू होते हैं और उसके बाद सेंटेंस लिखा होता है, तो इसको जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करेंगे तो उसकी शुरुआत होगी इट इज ए मैटर ऑफ, है ना, ये कॉमन होगा सारे सेंटेंस में, इट इज ए मैटर ऑफ। और जिस तरीके का एक्सप्रेशन है, ब्रेवो का मतलब किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तब उसको हम लोग शाबाशी देते हैं, तो मैटर ऑफ प्रेज हो गया, है ना। हुर्रा किसी काम को करने के बाद जो खुशी मिलती है, जब लोग खुश होते हैं तो उसी स्थिति में तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। फाइव ये किसी को झिड़कना होता है, किसी ने कोई गलत काम किया होता है, छी छी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो इट इज ए मैटर ऑफ कंटेंट। तो जिस तरीके का एक्सक्लामेटरी वर्ड होता है, साउंड होता है, उसी तरीके का, है ना, वर्ड का, शब्द का, एक्सप्रेशन का चुनाव हम लोग करते हैं। मतलब एक बार फिर से देख लें, ब्रेवो के लिए प्रेज, हुर्रा के लिए जॉय, और फाइफा के लिए कंटेंट, और इट इज ए मैटर ऑफ, ये तो सभी कॉमन है, और उसके बाद दैट क्लाउज का इस्तेमाल करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें, ये भी बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे है ब्रेवो यू हैव डन वेल, है ना, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। कैसे बनाएंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, है ना, दैट क्लाउड हो गया, और उसके बाद ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी, ये जो एक्सक्लामेशन वाला जो वर्ड है, जो साउंड है, उसके बाद का जो रेस्ट पार्ट है सेंटेंस, वो दैट क्लाउड के बाद लिख देना। सिंपल से कोई बात नहीं, है ना, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, और फिर उसके बाद कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करना है, और फिर यू क्लाउड दैट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद यू हैव डन वेल। कुछ नहीं है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, है ना, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, एक सटीक तरीका है, जरा सा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है ना, फालतू का। लास्ट में है फाइव यू आर ए थिक, छी छी तुम्हें चोर, तो इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर ए थिक। तो मैं समझता हूँ ये भी रूल जो था वो काफ़ी इजी है, बहुत सिंपल है ना। तो लगभग हम लोग लास्ट में आ ही चुके हैं। अब मैं एक दो सेंटेंस और ले लूँगा जो किसी नियमों से बंधे हुए नहीं हैं, उनको उसी रूप में बस याद कर लेना। मैं लिख देता हूँ इसको साफ करके, है ना। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब थोड़ा सा और कुछ सेंटेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। ये किसी नियम से बंधे हुए नहीं है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है सम पिकुलियर एग्जाम्पल, कुछ विचित्र उदाहरण, है ना। तो विचित्र जब कहा ही गया तो ये किसी नियम से बंधे हुए नहीं। जैसे मान लो कि कोई चीज़ हम लोग जब ऐसा देख लेते हैं इंसान में या किसी चीज़ में, तो जब चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये क्या है तो हम लोग बोलते हैं कि विचित्र है, जबकि वो किसी न किसी चीज़ को जुड़ा ही रहता है। तो वही चीज़ है, ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो नियमों से बंधे नहीं हैं, उनको इस रूप में समझ लेना है। बहुत सारे सेंटेंस तो ऐसे हैं जो एक्सक्लामेटरी में उनका मीनिंग भी क्लियर नहीं हो पाता हम लोगों को, वो तो उसका असर्टिव बना हुआ है तो चीज़ें पता चल जाती है कि वो क्या चीज़ है ये। जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक एग्जाम्पल है
व्हाट वुड आई नॉट गिव टू सी हर हैप्पी, मतलब मैं उसे खुश देखने के लिए क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं दूंगा, मैं उसे खुश देखने के लिए क्या नहीं दूंगा। आई वुड गिव एनीथिंग टू सी हर हैप्पी, मैं उसे खुश देखने के लिए, है ना, कुछ भी दूंगा। ये मतलब हुआ टू लेट, है ना, यू कैन नॉट इंटर नाउ, बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी, तुम अब प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। इट इज नाउ टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है फॉर यू टू इंटर, तुम्हारे लिए प्रवेश करना, ठीक है। उसी तरीके से ये हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स, सेंटेंस से क्या पता चलता है, कुछ खास नहीं, लेकिन जब हम लोग यहाँ देखते हैं इसका सर्टिव फॉर्म तो चीज़ें समझ में आती है। ए हॉर्स आई मस्ट हैव गिवन एट द प्राइस ऑफ माई किंगडम, ये कुछ ऐसे ही बात हो गई कि एक छोटे से चीज़ के लिए, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ को उस पर दाव पर लगा देना और उसके बदले में कोई तुच्छ किसी बहुत बड़े चीज़ के बदले में एक छोटी सी चीज़ को हासिल करना, वही बात यहाँ पर बेवकूफ़ जैसे की गई है ना, कि एक घोड़ा चाहे मेरा सारा राज्य ही चला क्यों नहीं जाए, साम्राज्य क्यों नहीं चला जाए, बट मुझे घोड़ा चाहिए, मैं, है ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, चाहे उसके लिए मुझे पूरे राज्य को ही, साम्राज्य को ही क्यों ना दाव पर लगाना पड़े, देना पड़े। उसके बाद है डेथ बिफोर डिजॉनर, डेथ बिफोर डिजॉनर से सीधे मतलब लगता है ना, अपमान से पहले मौत, अपमान से पहले मौत, थोड़ा सा स्पष्ट होता है कुछ कि मतलब बेइज्जती होने से पहले मौत हो जाए या क्या, कुछ ऐसे कुछ सेंस आता है, बट यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है जब इसको पढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ बेटर टू डाई दैन टू बी डिजॉनर, है ना। बहुत सारे लोगों की ये मतलब सोच होती है, उनका सिद्धांत होता है कि, है ना, मेरी बेइज्जती हो इससे पहले मेरी मौत हो जाए, वही चीज़ है। इट इज़ बेटर टू डाई दैन टू बी डिजॉनर, सबके लिए ये बात है ना। ऐसा कहा गया है कि यह बढ़िया है, क्या बढ़िया है, मर जाना, किस चीज़ से पहले, अपमानित होने से पहले, बेइज्जती होने से पहले। हैड आई बट 1 आवर सूनर, सेंटेंस से देखिए ये नहीं पता चलता एग्जैक्टली क्या कहा गया है, लेकिन यहाँ जब हम लोग देखते हैं तब आती है बात समझ में, आई विश आई हैड कम 1 आवर सूनर, है ना, काश मैं 1 घंटा पहले आया होता, इसका ये है एक्सक्लेमेटरी में हैड आई बट 1 आवर सूनर, क्लियर नहीं हो पाता है, बट यहाँ से क्लियर, क्योंकि ये बड़े अजीबोगरीब सेंटेंस हैं, बड़े विचित्र हैं, तो इनको इसी रूप में याद करना है, समझना है। नेक्स्ट है ए स्टूडेंट एंड एफरेड ऑफ बुक्स, हम लोग इस तरह का सेंटेंस बना रहे थे, है ना, कि एन इलेक्ट्रिशियन एंड अफ्रेड ऑफ ए स्पार्क, ए फायरमैन एंड अफ्रेड, तो हम लोग उसमें बना रहे थे इट इज स्ट्रेंज दैट, लेकिन देखिए ये स्ट्रेंज से नहीं बन रहा है ना, इसीलिए इसको पिक्यूलियर में डाला गया कि ये इससे नहीं बनेगा, तो क्या होगा, इट इज पीटी दैट, ये बड़ी दया लगती है, दया वाली बात है ना, बड़ी दुखद बात है, दैट ए स्टूडेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ बुक्स, कि एक विद्यार्थी को किताबों से डरा होना चाहिए, किताबों से भय होना चाहिए, है ना, ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी मतलब, है ना। लास्ट में है वेल्डन, है ना, वेल्डन, इसका भी एक 2 तरीके से किया गया है, जिसको जिस रूप में याद करना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वेल्डन, और उसका हम लोग ये नहीं कर सकते इट इज ए मैटर ऑफ, ये वो गलत हो जाएगा, क्या बनता है, दैट वाज वेल डन, अच्छा किया गया था, या यू हैव डन वेल, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वेल डन, किसी को हम लोग बोलते हैं वेल डन, मतलब क्या, यू हैव डन वेल, तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा सिंपल है, इसको याद कर लो, नहीं तो फिर ये दैट वाज वेल डन, है ना, चलो अच्छा हुआ, अच्छा किया तुमने। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, है ना, जो भी आप बोले, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और भी कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना, लेकिन ये चैप्टर यहीं पर हम लोग क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट डे इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे आप लोग करेंगे, घर में कोशिश करेंगे, हो ही जाएगा, है ना, आसान चीज़ें ही दी जाएगी आप लोगों को करने को, और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद फिर हम लोग अगले अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें,
समय निकाल कर जरूर घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अभी तो है ना सारा दिन आपके पास है, बिल्कुल फ्री हैं आप, तो जितना ज़्यादा इस खाली समय का उपयोग कर लें यही बुद्धिमानी है ना। और आई होप स्कूल बहुत जल्द खुल जाएगा, ऐसा हम लोग को लग रहा है, हम चाह भी रहे हैं, आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे स्कूल के खुलने का। तो हम सबकी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करें और जितनी जल्दी हो सके है ना वो स्कूल खुले, इसी सोच के साथ हम अब अगले वीडियो में आपसे सामने उपस्थित होंगे। टिल देन वी से स्टे एट होम, थैंक यू।